एक गरीब अकेला पिता बारिश की एक ठंडी रात में एक पेट्रोल पंप पर रुका क्योंकि उसने एक गर्भवती लड़की के सिसकने की आवाज सुनी थी। उसने बस एक अजनबी की मदद करने और आगे बढ़ जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। उस कमजोर से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जो किसी को भी हैरान कर दे। एक शक्तिशाली अरबपति महिला जो पूरी दुनिया से अपनी पहचान छिपा रही थी। और उस पल से उस गरीब पिता का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश की बूंदें पुरानी टिन की छत पर एक उदास धुन बजा रही थीं। ये दिल्ली के बाहरी इलाके में दिसंबर की एक सर्द रात थी, जब सड़कें सुनसान हो चुकी थीं और ऐसा लग रहा था कि केवल ट्रक के इंजन और बारिश की टिप-टिप की आवाज ही बची है। एक पुरानी सिल्वर रंग की छोटी ट्रक हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर बने पानी के गड्ढे पर पड़ी, जिससे सड़क पर बनती बिगड़ती परछाइयां धुंधली यादों के टुकड़ों जैसी लग रही थीं। राजेश धूप से झुलसा एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखें गहरी थीं। पंप नंबर 3 पे रुका। उसने इंजन बंद किया, चुपचाप गाड़ी से उतरा और ठंडी हवा में पेट्रोल की जानी पहचानी गंध फैल गई। गाड़ी के अंदर उसका छोटा बेटा राहुल अगली सीट पर आराम से सो रहा था। उसने अपना सिर एक बैग पर रखा था और एक मोटी जैकेट में लिपटा हुआ था। राजेश ने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया, अपनी पलकों पर जमी बारिश की बूंदों को धीरे से पूंछा और भुगतान करने के लिए अपने बटुए से कार्ड निकाला। उसने आज का दिन बहुत मुश्किल से काटा था। सामान की 3 डिलीवरी की थी जो आसान नहीं थी, लेकिन इतनी कमाई हो गई थी कि वो टंकी भरवा सके और घर जाते हुए राहुल के लिए एक गरम अंडा ब्रेड खरीद सके। वो अभी पंप के नोजल से जूझ ही रहा था कि उसकी नज़र पेमेंट काउंटर के छज्जे के कोने में दुबकी एक परछाई पर पड़ी। पीली मध्यम रोशनी में वो एक छोटी कदकाठी की लड़की थी, जिसने एक हुडी पहनी हुई थी जो बारिश में भीग चुकी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसने अपने हाथों से अपने पेट को घेर रखा था। वो दीवार से ऐसे सटी बैठी थी जैसे दुनिया से गायब हो जाना चाहती हो। राजेश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस तूफानी रात में वहां कौन बैठा हो सकता है? लड़की सिर झुकाए कांप रही थी। उसकी धीमी सिसकियां बारिश की आवाज में घुल रही थीं, जैसे उसे अपने आंसू छिपाने की आदत हो गई हो। सुनो, राजेश ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज भारी और खुरदुरी थी, लेकिन कठोर नहीं। कोई जवाब नहीं। वो एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे धीरे दूरी बनाए रखते हुए उसकी ओर बढ़ा। तुम ठीक तो हो? बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे बैठोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लड़की चौंक कर सिर उठाती है। उसकी आंखों में डर था। राजेश ने उसका रो रो कर सूझा हुआ चेहरा देखा, जो बारिश की बूंदों से भीगा था, और इससे भी ज्यादा साफ भीगे कपड़ों के नीचे उसका उभरा हुआ पेट। वो गर्भवती थी। नहीं, पास मत आना, उसने कांपती आवाज में कहा, और खुद को बचाने की कोशिश में अपने पेट को और कसकर पकड़ लिया। राजेश ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आधा कदम पीछे हट गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने बस देखा कि तुम यहां बैठी हो। यह खतरनाक है। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लड़की ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मैं बस थोड़ी देर आराम करके चली जाऊंगी। राजेश मुड़ने ही वाला था। वो अच्छी तरह समझता था कि दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की से अपने सोते हुए बेटे को देखा, जो छोटा और कमजोर था, तो वो खुद को सोचने से नहीं रोक सका। अगर किसी दिन उसका बेटा ऐसी स्थिति में होता तो क्या कोई रुकता? वो वापस मुड़ा। मेरी गाड़ी में ब्रेड और गर्म पानी है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने ब्रेड का पैकेट और पानी की बोतल सीढ़ी पर रखी और मुड़ा, तो उसने उसे खीरे से शुक्रिया कहते सुना। राजेश तुरंत नहीं गया। वो छज्जे के नीचे खड़ा होकर उसके खाना उठाने का इंतजार करने लगा। उसने धीरे धीरे ब्रेड के पैकेट की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। राजेश ने अब ध्यान दिया कि उसके हाथ ठंडे और पीले पड़ रहे थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लड़की लड़खड़ाई, उसके पैर जवाब दे गए और वो नीचे गिरने लगी। राजेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे ठंडे सीमेंट के फर्श पर सिर लगने से पहले ही पकड़ लिया। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? उसने जल्दी से पूछा, एक हाथ से उसकी पीठ और दूसरे से उसका सिर सहारा देते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें छोटी थीं और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था।
कोई और चारा ना देखकर राजेश ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे पीछे की सीट पर अपने सोते हुए बेटे के बगल में लिटा दिया। उसने हीटर चालू किया। पुरानी ट्रक से खड़खड़ की आवाज़ आई, लेकिन शुक्र है कि वो अभी भी काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की ने धीरे से करवट ली। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसके सूखे होंठ हिले। मुझे वहां वापस मत ले जाना। राजेश ड्राइवर की सीट पर बैठा सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि वहां कहां है, लेकिन उस आवाज में सामान्य डर नहीं था। वो एक गुहार थी। अपने किराए के एक कमरे वाले घर पहुंचकर, जो एक शीशम के जंगल के किनारे था, राजेश उसे अंदर ले गया। राहुल अभी भी उसकी गोद में सो रहा था, एक हाथ में बेटे को और दूसरे हाथ से लड़की को सहारा देते हुए। वो थकान से हाफ गया, लेकिन अजीब तरह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसे बस एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ, चाहे वो कोई भी हो। उसने राहुल को बिस्तर पर लिटाया, कंबल उड़ाया और फिर उस अजनबी लड़की को देखने के लिए मुड़ा जो कोने में रखे गद्दे पर सिकुड़ी पड़ी थी। नाइट लैम्प की धुंधली रोशनी उसके सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें कुछ जाना पहचाना सा था, या शायद वो बहुत थक गया था। बत्ती बंद करने से पहले राजेश ने उसका गिरा हुआ फोन मेज पर रखने का इरादा किया। तभी स्क्रीन जल उठी। वॉलपेपर पर उसकी तस्वीर थी, जो एक आलीशान अपार्टमेंट में ली गई थी, जिसमें अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर, क्रिस्टल का झूमर और पीछे एक बैल्कनी थी जिससे शहर की रोशनी दिख रही थी। राजेश ने भौहें सिकोड़ी। ऐसे अपार्टमेंट में रहने वाला कोई इंसान बारिश की रात में पेट्रोल पंप पर इस हाल में कैसे पहुंच सकता है, और वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती? उसे नहीं पता था, लेकिन वो एक बात जानता था, ये लड़की सिर्फ सड़क पर मिली एक अजनबी नहीं थी। वो अपने साथ एक राज लिए हुए थी, और शायद किस्मत उसे सही समय, सही जगह और सही इंसान के पास ले आई थी। राजेश खिड़की के पास बैठ गया, एक सिगरेट जलाई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। ये मामला निश्चित रूप से यहीं खत्म नहीं होने वाला था। दूर से मुर्गे की बांग की आवाज आई, जो शीशम के पेड़ों से गुजरती हवा में मिल गई। राजेश ने आंखें खोली, देखा कि खिड़की के बाहर आसमान में हल्की रोशनी हो गई है। रात की बारिश की नमी अभी भी हवा में थी। वो उठा, अंगड़ाई ली और फिर कमरे के कोने में रखे गद्दे की ओर देखा। कल रात वाली लड़की अभी भी वहीं थी। उसके उलझे बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं, और बगल में राहुल कंबल में लिपटा अपने पुराने भालू को कसकर पकड़े हुए था। राजेश उठा, कोने में रखे छोटे गैस स्टोव को जलाया और थोड़ा गर्म पानी और कुछ इंस्टेंट दलिया बनाने की तैयारी करने लगा। उसे आदत थी ऐसी जल्दबाजी वाली सुबहों की। बस पेट भरने के लिए, ताकि काम पर समय से पहुंच सके। जब स्टोव की आवाज गूंजने लगी तो लड़की ने धीरे से हरकत की। उसने आंखें खोलीं, घबराहट में उस तंग कमरे को देखा, और जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो पीठ किए खड़ा था, जिसकी फीकी पड़ चुकी टी शर्ट पर तेल के कुछ धब्बे थे, तो उसकी आंखों में झिझक थी। गुड मॉर्निंग। राजेश मुड़ा। उसकी आवाज गहरी और सुबह जल्दी उठने वाले की तरह थोड़ी खुरदुरी थी। तुम उठ गई? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। उसका हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला गया। मुझे माफ करना। आपको परेशान करने के लिए। मैं थोड़ी देर में ठीक होकर चली जाऊंगी। राजेश ने दलिया का कटोरा छोटी लकड़ी की मेज पर रखा और एक कुर्सी पास खींच ली। पहले ये खा लो। पूरी रात बारिश में बाहर थी और भूखी भी, इतनी आसानी से नहीं जा पाओगी। उसने कटोरा पकड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। दलिया की खुशबू साधारण थी, लेकिन अजीब तरह से गर्मजोशी भरी थी। उसने सिर झुकाकर धीरे से धन्यवाद कहा। राहुल उसी समय उठा, आंखें मलता हुआ दौड़ कर आया। लड़की को देखकर उसकी आंखें गोल हो गईं। आंटी, आप इतना क्यों रो रही थीं? बच्चे की मासूम आवाज ने कमरे के माहौल को शांत कर दिया। लड़की रुक गई, झिझकी। राजेश ने जल्दी से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। क्या बकवास कर रहे हो? चलो तुम भी खा लो। लड़की अचानक धीरे से हंस पड़ी। उसकी हंसी में थोड़ी शर्मिंदगी मिली हुई थी। उसने राहुल की ओर मुड़कर कहा, मैं अब नहीं रोऊंगी। चिंता करने के लिए शुक्रिया। राहुल ने सिर हिलाया और बिस्कुट का पैकेट ढूंढने लगा। उसने आधा उसे देते हुए कहा, ये खाओ मेरे साथ। ताकि तुम फिर से न रो। इस मासूम हरकत ने उसकी आंखों में फिर से आंसू ला दिए। राजेश ये सब देखकर उलझन में था। उसने देखा कि लड़की थकी हुई लग रही थी, लेकिन बनावटी नहीं।
उसकी उदास आंखों में छिपाने की कोशिश के बावजूद कोई भारी बोझ था। वो ज्यादा पूछना नहीं चाहता था। हर किसी के अपने राज होते हैं और वो अच्छी तरह जानता था कि दिल में घाव लेकर जीना कैसा होता है। उसने दलिया का कटोरा नीचे रखा और सीधे राजेश की आंखों में देखा। राजेश जी, क्या मैं आज रात और रुक सकती हूँ? बस एक रात। मैं वादा करती हूँ कल सुबह चली जाऊंगी। राजेश थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा था कि ठीक होते ही उसे जाने देगा, क्योंकि एक अजनबी को घर में रखना कोई अच्छा विचार नहीं था, लेकिन उसकी गुहार भरी आंखें उसे मना नहीं करने दे रही थीं। उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, आराम कर लो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने होंठ भींचे और धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम प्रिया है। मैं आपका और बेटे का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है प्रिया, राजेश ने दोहराया, जैसे याद करने के लिए। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसके लिए अभी के लिए नाम ही काफी था। दोपहर में राजेश काम पर चला गया और प्रिया और राहुल को घर पर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने बताया कि अलमारी में थोड़े चावल और सूखी सब्जियां हैं, कुछ भी बनाकर खा लेना। और दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, किसी अजनबी के लिए मत खोलना। प्रिया ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में आभार और थोड़ी सतर्कता थी। राजेश का काम उस दिन आसान नहीं था। बारिश अभी अभी रुकी थी और कंस्ट्रक्शन साइट की सड़क कीचड़ से भरी थी। ट्रक मुश्किल से चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में उस लड़की की छवि जो गद्दे पर सिकुड़ी बैठी थी, हाथ पेट पर रखे हुए, बार बार आ रही थी। क्यों कोई जो स्पष्ट रूप से कभी ऐशो आराम में रहा हो, शहर के बाहरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर इस हालत में मिलेगा? सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, जिससे वो विचलित हो गया और सामान उतारते समय लगभग गिरा ही दिया था। उसने जोर से सिर हिलाया। खुद से कहा कि उसे इसमें नहीं उलझना है। जब वो घर पहुंचा तो राजेश ये देखकर हैरान रह गया कि कमरा पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा था। उसके और बेटे के पुराने कपड़े करीने से तह किए हुए थे। फर्श साफ था और रसोई से गर्म चावल की महक आ रही थी। प्रिया मेज साफ कर रही थी और राहुल बगल में बैठा उत्साह से बता रहा था, पापा, प्रिया आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, दाल सब्जी भी बनाई है। राजेश एक पल के लिए ठहर गया। उसके पुराने किराए के कमरे में बहुत समय बाद एक असली घर जैसी महक आ रही थी। उसने धीरे से खांसा। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। प्रिया थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैं करना चाहती थी, आपके और बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मुझे सोने की जगह दी। खाना सादा था, लेकिन राजेश के दिल में एक अजीब सा एहसास था। वो अपने सामने बैठे दो लोगों को देख रहा था, गर्मजोशी और बेचैनी का मिला जुला एहसास। एक गर्भवती महिला जो बारिश की रात में खो गई थी, अचानक उसकी जिंदगी में आ गई। सब कुछ बहुत अप्रत्याशित था। उस रात जब राहुल सो गया, राजेश बरामदे में बैठकर सिगरेट पी रहा था। रात फिर से घेराई थी, नम मिट्टी की गंध और कीड़ों की भिनभिनाहट। प्रिया एक पतला शॉल ओढ़े बाहर आई। उसने आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी, राजेश जी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दीवार से सट गए हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं बची? राजेश रुक गया। अंधेरे में सिगरेट की लाल नोक चमक रही थी। उसने 3 साल पहले अपनी पत्नी की मौत के बारे में सोचा, उन अंतहीन मेहनत वाले दिनों के बारे में सोचा जो उसने अपने बेटे को पालने के लिए किए थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई, क्योंकि मेरे पास राहुल है। अगर मैं गिर गया तो वो सब कुछ खो देगा। प्रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने एक सांस ली। उसकी आंखें बादलों के पीछे से झांकते चांद की रोशनी में चमक रही थीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा बिना किसी के सहारे के इस दुनिया में आए। मैं वापस नहीं जा सकती, लेकिन आगे कहाँ जाऊं ये भी नहीं जानती। बस थका हुआ और डरा हुआ महसूस कर रही हूं। राजेश ने उसे ध्यान से देखा। उस पल में उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक बदकिस्मत अजनबी नहीं है, वो एक माँ भी है। एक ऐसी इंसान जो एक छोटी सी जान के लिए आसरा ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी आवाज धीमी और दृढ़ की, यहीं रुको, भले ही कुछ दिनों के लिए। कोई तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा जब तक तुम तैयार नहीं हो। प्रिया ने उसे देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। राजेश मुड़ गया और कुछ नहीं कहा। उसके दिल में कुछ हलचल हुई। बहुत समय से वो अकेलेपन और एक खालीपन के साथ जीने का आदी हो गया था, लेकिन अब एक अजनबी अनसुलझे रहस्यों के साथ उसकी जिंदगी में आ गया था। वो जानता था कि जिंदगी बदलने वाली है। उस रात उस छोटे से कमरे में बाहर अभी भी हवा चल रही थी, लेकिन कई सालों में पहली बार राजेश को लगा कि वो अकेला नहीं है।
वो और उसका बेटा इस जिंदगी की लड़ाई में अकेले नहीं है। एक और परछाई थी, नाजुक लेकिन दृढ़, जो अनजाने में दरवाजा खटखटा चुकी थी और उसने अपना दिल खोल दिया था, भले ही थोड़ा सा। वो नहीं जानता था कि भविष्य कहाँ ले जाएगा। लेकिन कम से दोपहर की तेज धूप पतली टिन की छत पर पड़ रही थी, जिससे राजेश का छोटा सा कमरा भट्टी की तरह तप रहा था। पास के शीशम के बाग से झिंगुरों की लगातार आवाज आ रही थी। इस उमस भरे माहौल में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल की खिलखिलाहट उस कमरे में गूंज उठी, जो लंबे समय से खामोश था। प्रिया फर्श पर बैठी थी, उसके बाल ऊपर बंधे थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा दिख रहा था। उसके सामने राहुल एक पुरानी कॉमिक्स बुक पकड़े बैठा था। वो ऊंची आवाज में हर शब्द पढ़ रहा था, लेकिन जहां भी अटकता वो सिर उठाकर प्रिया की ओर देखता कि वो उसे पढ़कर सुनाए। प्रिया की आवाज मधुर और स्पष्ट थी। उसका उच्चारण बिल्कुल सही था, जो यहाँ के लोगों की देहाती बोली से बिल्कुल अलग था। राहुल मजे से सुन रहा था और तोतली जबान में नकल कर रहा था। इस गर्मजोशी भरे माहौल ने उस तंग कमरे को जैसे बड़ा कर दिया था, जो रोशनी से भर गया था। शाम को प्रिया रसोई के कोने में व्यस्त थी। वो ध्यान से बर्तन धो रही थी, चावल साफ कर रही थी और फिर छोटे गैस स्टोव पर चावल का बर्तन रख रही थी। राजेश काम से लौटा, दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक पल के लिए चौंक गया। बहुत समय बाद उसने किसी महिला को इस छोटी सी रसोई में काम करते देखा था। वो कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उबलते हुए नए चावल की महक और उसके द्वारा गर्म की गई सूखी सब्जी की खुशबू ने उसे अपनी पत्नी के साथ पुराने पारिवारिक भोजन की याद दिलागी। आप आ गए? प्रिया मुड़ी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसने राजेश को रोक दिया, क्योंकि बहुत समय से उसने घर में किसी को इस तरह से बात करते नहीं सुना था। उसने जल्दी से अपना बैग नीचे रखा। हाँ, तुम खाना बना रही हो? इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं कर लूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन आंखों में एक गर्व का भाव था। मुझे करने दीजिए, मैं यहां मुफ्त में खा पी रही हूं। कम से कम कुछ तो करना ही चाहिए। राजेश ने उसे देखा। उसके मन में एक ही समय में चिढ़ और कदम दोनों थे। वो कुर्सी पर बैठ गया। सिगरेट जलाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया और बजाय इसके उसने उसके लिए पंखा चला दिया। राहुल दौड़ता हुआ आया, उत्साह से बताने लगा, पापा, आज मैंने और प्रिया आंटी ने घर साफ किया, मुझे शाबाशी भी मिली। राजेश हंसा और बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अच्छा, बहुत अच्छे। प्रिया आंटी तुम्हारी वजह से बहुत थक गई होंगी, है ना? प्रिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें कोमल थीं। नहीं, ये बहुत प्यारा बच्चा है। फिर वो मुड़ गईं। अपनी झिझक को छिपाते हुए, जैसे वो बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाना चाहती हों। अगले कुछ दिन उनकी जिंदगी एक नई लय में ढल गई। हर सुबह राजेश राहुल को स्कूल छोड़ता और फिर काम पर चला जाता। शाम को लौटते समय वो अक्सर प्रिया को कपड़े सुखाते या आंगन साफ करते देखता। वो कम बोलती थी, लेकिन उसके हाथ बहुत कुशल थे। जो भी काम करती वो साफ सुथरा और व्यवस्थित होता। धीरे धीरे वो कमरा, जो पहले सीलन भरा और अस्थायी लगता था, अब ज्यादा रोशन और साफ सुथरा हो गया। राजेश को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। प्रिया भले ही उसकी पत्नी के पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी चाल, चॉपस्टिक पकड़ने का तरीका, कपड़े तह करने का ढंग, सब कुछ एक अलग ही अंदाज बयां करता था। एक बार जब राहुल ने उससे अक्षर लिखना सीखा, तो प्रिया नीचे बैठकर हर अक्षर को ध्यान से लिखने लगी। उसके अक्षर इतने सीधे और सुंदर थे, जैसे किसी टीचर ने लिखे हों। राजेश ये सब देख रहा था और उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये लड़की है कौन? उसका अतीत सिर्फ एक बेघर, भटकी हुई लड़की का नहीं हो सकता। एक शाम जब दोनों साथ में कपड़े तह कर रहे थे, राजेश ने अचानक पूछ लिया, तुमने कहाँ पढ़ाई की है जो इतनी साफ बात करती हो? तुम्हारी बोली बिल्कुल शहरी है, गांव की जरा भी नहीं लगती। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर बात टालते हुए हंसी। मैं बस किताबें बहुत पढ़ती हूँ और बचपन में परिवार चाहता था कि मैं सही तरीके से बोलना सीखूं। उस मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था, लेकिन राजेश ने और पूछना ठीक नहीं समझा। वो जानता था कि हर किसी के राज होते हैं और कभी-कभी ज्यादा पूछने से लोग और भी ज्यादा चुप हो जाते हैं। एक दिन शाम के खाने के बाद राहुल पड़ोस के घर खेलने चला गया। नुक्कड़ पर किराने की दुकान चलाने वाली शांति जी ने राजेश से बात की जब वो वहां से गुजर रहा था। वो जो लड़की तुम्हारे यहाँ किराए पर है, बहुत अजीब है। बात करने में बहुत मीठी और गोरी चिट्टी है। हाथ देखकर नहीं लगता कि कोई मेहनत का काम किया हो। ऐसा इंसान यहां कैसे भटक सकता है?
शांति जी ने होठ सिकोड़े। उनकी आंखों में जिज्ञासा और इशारा था। राजेश बस मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल घूम रहा था। उस रात जब थाली उठाते समय राहुल ने अचानक प्रिया के सामने कह दिया, प्रिया आंटी कल रात पापा के साथ सोई थी। राजेश को पानी का घूंट गले में अटक गया। वो खांसने लगा। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? राहुल ने मासूमियत से कहा, तो क्या हुआ, आप बिस्तर पर सोई थीं। पापा गद्दे पर, इसमें गलत क्या है? राजेश और जोर से खांसने लगा और प्रिया धीरे से हंस पड़ी। उसकी हंसी में थोड़ी शर्मिंदगी मिली हुई थी। उस पल में पूरे कमरे में एक दुर्लभ हंसी गूंज उठी, जिसने उस भारीपन को कुछ हद तक कम कर दिया जो छाया हुआ था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दोपहर राजेश सामान्य से थोड़ा जल्दी घर आ गया। दरवाजे तक पहुंचते ही उसे कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि प्रिया बिस्तर के कोने में बैठी है, सिर झुकाए फोन देख रही है। स्क्रीन की रोशनी उसके तनावग्रस्त चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कुछ बटन दबाए, जैसे किसी को फोन करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर झिझक कर गहरी सांस ली और दरवाजे की आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। आप आ गए? प्रिया चौंक गई। उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया और उसने जल्दी से फोन तकिए के नीचे छिपा दिया। राजेश ने सब कुछ साफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और अंदर आकर अपना बैग नीचे रख दिया। उसके मन में शक और भी बढ़ गया। उस रात जब सब सो गए, राजेश अकेला बरामदे में बैठा सिगरेट पी रहा था। धुआं अंधेरे में घुल रहा था। उसकी तीखी गंध हवा में मिल रही थी। उसे प्रिया का फोन पर झुका हुआ चेहरा याद आया। उसे पहली बार दिखी हीरे की अंगूठी याद आई। ऐसा इंसान सिर्फ एक बेघर लड़की नहीं हो सकता। लेकिन वो उसे बताने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। शायद एक दिन वो खुद बताएगी, और तब तक उसके पास बस दूरी बनाए रखने का ही रास्ता था। भले ही उसका दिल दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा था। अंदर प्रिया चुपचाप लेटी थी, हाथ पेट पर रखे, आंखें खुली छत को देख रही थी। वो जानती थी कि राजेश ने देख लिया है। वो जानती थी कि वो हमेशा के लिए नहीं छिपा सकती। लेकिन अगर उसने अभी सच बता दिया तो क्या वो उसे यहां रहने देगा? क्या वो उसे उसी सामान्य नजरों से देखेगा? राजेश की चुप्पी एक मौका भी थी और एक लगातार बना हुआ डर भी। बाहर कीड़े गा रहे थे। रात धीरे धीरे खामोशी में डूब रही थी। एक और दिन उस छोटे से किराए के घर में बीत गया, लेकिन सवाल, डर और खामोश बंधन अब बनने लगे थे, और उनमें से कोई नहीं जानता था कि ये सब तो बस शुरुआत थी। उस सुबह कई दिनों की बारिश के बाद आसमान अजीब तरह से साफ था। हवा में शीशम के पेड़ों की गंध उस छोटे से किराए के कमरे में आ रही थी। राजेश जैसे ही अपनी बाइक आंगन से बाहर निकाल रहा था, उसने देखा कि प्रिया बरामदे में बैठी है। एक हाथ से पेट सहला रही है और दूसरे हाथ से तकिया पकड़े हुए है। वो चुपचाप दूर तक देख रही थी। उसकी आंखों ने राजेश को धीमा कर दिया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि गली के बाहर से एक शांत कार इंजन की आवाज आई, जो इस इलाके की पुरानी ट्रकों की आवाज से बिल्कुल अलग थी। एक काली चमकदार कार किराए के घर के सामने आकर रुकी। दो आदमी, जिन्होंने काले सूट और चमकदार जूते पहने थे, नीचे उतरे। एक लंबा पतला था, जिसके हाथ में एक फाइल थी। दूसरा थोड़ा मोटा था, जिसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। दोनों ने चारों ओर देखा और फिर उनकी नजरें प्रिया पर आकर टिक गईं। राजेश ने भौहें सिकोड़ी। उसे सहज रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। माफ कीजिए, लंबे पतले आदमी ने विनम्र लेकिन भारी आवाज में कहा, हम मिस प्रिया सिंघानिया को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहां हैं? प्रिया रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पेट पर रखे हाथ और कस गए। वो हकलाने लगी, मैं नहीं हूं। लेकिन उसकी कमजोर आवाज में कोई दम नहीं था। मोटे आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक फीकी मुस्कान के साथ। मिस प्रिया, अब और मत छिपिए। पूरा शहर आपको ढूंढ रहा है। आपका परिवार बहुत चिंतित है। कृपया हमारे साथ चलिए। राजेश तुरंत बाहर आया और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। तुम लोग कौन हो? मेरे घर पर इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? लंबे पतले आदमी ने एक विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाया। हम सिंघानिया परिवार के निजी सहायक हैं। मिस प्रिया को घर ले जाने आए हैं। ये एक निजी मामला है। उम्मीद है आप इसमें दखल नहीं देंगे। राजेश ने कार्ड पर एक नजर डाली और उसे वापस फेंक दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यहां बस मेरे जानने वाले लोग हैं। तुम जो भी करना चाहते हो बाहर करो, हमें परेशान मत करो।
उसकी आवाज खुरदुरी लेकिन दृढ़ थी और उसकी आंखों में अनजाने में एक सुरक्षात्मक भाव था। प्रिया ने घबराहट में राजेश का हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, उन्हें मुझे ले जाने मत देना, प्लीज। राजेश ने महसूस किया कि उसका हाथ कितना कांप रहा है और उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने उन दोनों आदमियों को फिर से देखा और तुरंत फैसला कर लिया कि वो कहीं नहीं जाएगी। राजेश ने धीरे धीरे कहा, अगर आप चाहते हैं तो पुलिस को यहां बुला लीजिए। अभी के लिए कृपया यहां से चले जाइए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोटा आदमी थोड़ा झुंझलाया, आधा कदम आगे बढ़ा, कुछ कहने ही वाला था कि उसके साथी ने उसका हाथ खींचकर रोक लिया। लंबे पतले आदमी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लगता है आज सही समय नहीं है, लेकिन आप राजेश हैं, है ना? हम वापस आएंगे। उम्मीद है आप किसी ऐसे मामले में पड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लेंगे जो आपका नहीं है। काली कार स्टार्ट हुई और धूल का एक गुबार छोड़ते हुए चली गई। राजेश ने एक लंबी सांस ली और मुड़ा। प्रिया बरामदे में गिर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके पास बैठा और उसे पानी की बोतल दी। आखिर ये सब क्या है, मुझे बताओ। प्रिया ने अपने होठ इतनी जोर से काटे कि खून निकलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपना नाम झूठ नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई छिपाई है। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। राजेश जी, मैं सच में प्रिया सिंघानिया हूं, मुंबई में एक रियल एस्टेट ग्रुप की सीईओ। जो लोग आए थे वे मेरे पिता के सहायक थे। वे मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। राजेश चुप रहा। ये स्वीकारोक्ति आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। उसे शक था, लेकिन उसके मुंह से सुनना चौंकाने वाला था। उसने अपने पुराने किराए के कमरे, प्रिया के पैरों में सस्ती प्लास्टिक की चप्पलों को देखा और उसकी कल्पना एक शानदार कांच की इमारत से सूट में बाहर निकलते हुए की। ये दूरी बहुत ज्यादा थी। प्रिया ने टूटी फूटी आवाज में कहना जारी रखा, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक बड़े पार्टनर के बेटे से शादी करूं, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। उसका किसी और के साथ रिश्ता था। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती थी और मैं नहीं चाहती थी कि इस पेट में पल रहा बच्चा एक झूठी शादी में बड़ा हो। मैं भाग गई। मैं बस शांति से रहना चाहती थी, एक सामान्य इंसान की तरह। कम से कम जब तक मेरा बच्चा पैदा ना हो जाए। बाहर बगीचे में हवा सरसराने लगी, जिसमें सीलन की गंध थी। राजेश ने एक सिगरेट का कश लिया और उसे बुझा दिया। तुम कब तक छिपने की सोच रही हो? वे लोग यहां तक पहुंच गए हैं। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मेरे पास और कोई जगह नहीं है। उसने सिर झुका लिया। आंसू सीमेंट के फर्श पर गिर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे उनके हवाले मत करना। राजेश ने उसे देर तक देखा। उसके सामने कोई शक्तिशाली सीईओ नहीं थी, बल्कि एक कमजोर महिला थी जो अपने पेट में पल रहे बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसकी आंखों में निराशा थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन अब से तुम्हें मेरे साथ ईमानदार रहना होगा। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसकी रक्षा कर रहा हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू बहते रहे। उसकी आंखों में डर, आभार और एक धुंधली उम्मीद की किरण थी। उस रात खाना खामोशी से खाया गया। राहुल मासूमियत से क्लास में टीचर द्वारा की गई तारीफें बता रहा था। दोस्तों की बातें कर रहा था। राजेश सुन रहा था, लेकिन उसका दिल भारी था। प्रिया बगल में बैठी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। जब राहुल खिलौने लेने कमरे में गया तो राजेश ने धीरे से कहा, वे लोग वापस आएंगे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो, यहां हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। प्रिया ने होंठ भींचे, धीरे से सिर हिलाया। उसने राहुल को देखा और फिर राजेश को। उसकी आवाज भर्रा गई, मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं यहां हूं मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। रात हो गई। राजेश बरामदे में बैठकर सड़क की रोशनी को बारिश के बाद बचे पानी के गड्ढे पर पड़ते देख रहा था। उसके दिमाग में उस सूट वाले आदमी की धमकी गूंज रही थी, उम्मीद है आप किसी ऐसे मामले में पड़ने से पहले अच्छी तरह सोच लेंगे जो आपका नहीं है। वो समझ गया था, दरवाजे के सामने खड़े होने के पल से ही वो आधिकारिक तौर पर एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर चुका था जिससे वो बच नहीं सकता था, और अब से उसकी और उसके बेटे की शांतिपूर्ण जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। शाम का सूरज धीरे धीरे पुराने किराए के क्वार्टरों पर ढल रहा था। दूर से ब्रेड बेचने वाले की आवाज आ रही थी।
राजेश बरामदे में बैठकर सिगरेट जला रहा था। धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। कमरे में प्रिया बिस्तर के कोने में सिकुड़ी बैठी थी, दोनों हाथ कसकर भींचे हुए। सुबह की कहानी अभी भी उन दोनों के दिलों पर पत्थर की तरह भारी थी। राजेश ने सिगरेट बुझाई, अंदर आकर कहा, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम कौन हो, क्यों छिप रही हो, और इस पेट का क्या मामला है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक दृढ़ता थी जो टालने की इजाजत नहीं दे रही थी। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखें थकी हुई थीं। मैंने आपको बताया था, मैं प्रिया सिंघानिया हूं, मुंबई में एक रियल एस्टेट ग्रुप की सीईओ। मैं उस पद पर 3 साल से हूं। जब से मेरे पिता ने खुद को काम से अलग किया है, मुझे एक युवा सितारा, परिवार का गौरव कहा जाता था, लेकिन ये सब बस एक बोझ था। वो रुकी, सांस लेने की कोशिश की और फिर बोली, मेरे पिता ने तय कर लिया था कि मुझे मिस्टर मल्होत्रा के बेटे से शादी करनी होगी, जो हमारे सबसे बड़े पार्टनर हैं। दोनों परिवारों के हित जुड़े हुए थे, लेकिन उसका किसी और के साथ रिश्ता था। मुझे ये बहुत देर से पता चला, जब मैं गर्भवती हो चुकी थी। ये बच्चा उसका नहीं है, ये एक छोटे से रिश्ते का नतीजा है। एक बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। जब मेरे पिता को पता चला तो वो गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैं भाग गई। राजेश चुपचाप खड़ा रहा। पंखे की आवाज और कमरे के कोने में राहुल के गुनगुनाने की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके दिल से गुजर गई हो। एक करोड़पति सीईओ एक तयशुदा शादी से भाग गई, एक ऐसा बच्चा लेकर जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, और अब वो उसके गरीब किराए के कमरे में बैठी थी। ये सब एक फिल्म की तरह लग रहा था। लेकिन ये उसकी आंखों के सामने की सच्चाई थी। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? राजेश ने धीरे धीरे पूछा। क्या तुम हमेशा छिपती रहोगी? तुम्हारा परिवार बहुत शक्तिशाली है, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक झूठे परिवार में पैदा हो। मुझे समय चाहिए, बस कुछ और महीने। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं दूर जाने का कोई रास्ता निकाल लूँगी, शायद विदेश चली जाऊँगी, लेकिन अभी के लिए कृपया मुझे यहीं रहने दीजिए। उसकी आवाज़ में कांपती हुई गुहार थी। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बरामदे में गया। पत्तों से भरे आंगन को देखा। उसे अपनी पत्नी याद आई, अस्पताल में उसके आखिरी दिन याद आए, और अपने बेटे की हर कीमत पर रक्षा करने का वादा याद आया। अब वो एक और औरत को देख रहा था, जो अपने अजन्मे बच्चे को गोद में लिए हुए थी, जिसे एक सहारे की जरूरत थी। वो कोई संत नहीं था, लेकिन उसकी करुणा उसे मना करने से रोक रही थी। ठीक है, तुम रह सकती हो, उसने आखिरकार कहा, लेकिन तुम्हें ईमानदार रहना होगा। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता अगर तुम कुछ और छिपा रही हो। प्रिया ने सिर हिलाया, आंसू बहने लगे, और धीरे से बोली, मैं वादा करती हूं। इसके बाद के दिनों में उनके बीच का माहौल हल्का भी था और तनावपूर्ण भी। प्रिया ने खुद को बहुत समझदार दिखाया, राहुल की देखभाल की, सफाई में मदद की, और वो अब और भी तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी। खट्टी मीठी कढ़ी, मछली करी, अंडा करी, ऐसे पारिवारिक व्यंजन जो राजेश ने बहुत समय से नहीं चखे थे। राहुल खुशी खुशी घूमता और शेखी बघारता कि उसकी मां ने खाना बनाया है। राजेश का दिल ये सुनकर भारी हो जाता, लेकिन जब वो खाने की मेज पर बैठता तो उसे अजीब लगता। उसका जाना पहचाना किराए का कमरा अब अजीब लगने लगा था, जैसे वो अब उसका मालिक नहीं रहा। एक दोपहर हल्की बारिश हो रही थी। राजेश काम से लौटा तो देखा कि आंगन में एक कारीगर टिन की छत बदल रहा है। वो चौंक गया, तुम्हें किसने काम पर रखा है? कारीगर ने पसीना पोंछते हुए कहा, अंदर वाली मैडम ने हमें काम दिया है, बोले कि छत टपकती है जो बच्चे के लिए खतरनाक है, पैसे भी दे दिए हैं। राजेश अंदर गया, देखा कि प्रिया कपड़े तह कर रही है। उसने अपनी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तेज हो गई। ये तुम क्या कर रही हो? अपनी मर्जी से किसी को घर ठीक करने के लिए बुला लिया और पैसे भी दे दिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस छत का भी ख्याल नहीं रख सकता? प्रिया घबराकर ऊपर देखने लगी। मैंने देखा कि बारिश टपक रही है। मुझे डर लगा कि इससे आपकी और बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। मेरा कोई और मतलब नहीं था। कोई और मतलब नहीं था? राजेश ने फीकी हंसी के साथ कहा। पैसे कहाँ से आए?
क्या तुम चाहती हो कि मैं और मेरा बेटा तुम्हारे पैसों पर जिएं? मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। कमरा खामोश हो गया। बारिश की टिप टिप ने माहौल को और भी भारी बना दिया। प्रिया ने होठ भींचे, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कोई दया नहीं कर रही थी, मैं बस धन्यवाद कहना चाहती थी। अगर आप ना होते तो शायद मैं उस रात पेट्रोल पंप पर ही गिर गई होती। मैं आपके जीने के तरीके की प्रशंसा करती हूँ। सादा लेकिन मजबूत। मैं बस थोड़ा सा योगदान देना चाहती थी, कृपया मेरे बारे में गलत मत सोचिए। राजेश मुड़ गया, उसका दिल कस गया। वो उस पर चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन अपमानित महसूस करने की भावना ने उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। उसे खुद की देखभाल करने की आदत थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे असहाय समझे, खासकर एक ऐसी महिला जो कभी ऊंचाइयों पर रही हो और अचानक उसके घर में आकर सब कुछ बदल दे। उसे ये सब स्वीकार करने के लिए समय चाहिए था। उस रात राजेश पीठ फेरकर लगातार सिगरेट पीता रहा। उधर प्रिया गद्दे पर बैठी छत को घूर रही थी। दबे हुए दुख ने उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गई थी कि राजेश स्वाभिमानी है। वो समझ गई थी कि उसे कम समझे जाने का डर है, लेकिन उसने ये भी देखा कि उस गुस्से में भी एक खामोश चिंता थी। वो उसे तुरंत निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे डांटा, लेकिन फिर भी उसे रहने दिया। इस बात ने उसके दिल को गर्म कर दिया, भले ही आंसू उसके तकिए को भिगो रहे थे। अगली सुबह जब राजेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, प्रिया धीरे से बाहर आई और उसे एक लंच बॉक्स दिया। कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए, यह आपके लिए खाना है, इसलिए नहीं कि आप एहसान माने, बल्कि इसलिए कि आपको बाहर धूल मिट्टी में ना खाना पड़े। मैं बस एक दोस्त की तरह देखभाल करना चाहती हूं। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। राजेश ने लंच बॉक्स को झिझकते हुए देखा और आखिरकार बिना कुछ कहे ले लिया। लेकिन जब वो अपनी बाइक पर बैठा तो वो मुड़ा और उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, तुम मन में मत रखना। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें कई दिनों के बाद ज्यादा चमकदार थीं। उस मुस्कान में आभार से कुछ ज्यादा था, एक उम्मीद की किरण थी। उस पल में राजेश को अचानक एहसास हुआ कि प्रिया का आना सिर्फ मुसीबतें ही नहीं लाया। उसने उन भावनाओं को भी फिर से जीवित कर दिया था जिन्हें वो दफन मान चुका था। लेकिन वो जानता था कि ये सब तो बस शुरुआत थी, आगे निश्चित रूप से और भी तूफान आने वाले थे। उस दोपहर आसमान में धूप थी कि अचानक काले बादल घिर आए। राजेश अपनी खराब ट्रक के पास झुका हुआ था कि उसका फोन जोर से बजा। ये नुक्कड़ पर किराने की दुकान चलाने वाली शांति जी थी। उनकी आवाज में चिंता थी। राजेश, कुछ अजनबी लोग मोहल्ले में पूछताछ कर रहे हैं। चमकदार कार, कह रहे हैं कि प्रिया नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। वे खुद को बड़े अखबार के रिपोर्टर बता रहे हैं। क्या इसका तुम्हारे घर से कोई लेना देना है? ये सुनकर राजेश का दिल दहल गया। उसने औजार छोड़े, अपने दोस्त को काम देखने को कहा और अपनी बाइक से घर की ओर भागा। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर पहिया फिसल रहा था, लेकिन वो बस पूरी ताकत से एक्सीलरेटर घुमा रहा था। उसके दिमाग में प्रिया का वो तनावग्रस्त चेहरा घूम रहा था जब वे 2 सूट वाले लोग आए थे, और फिर उसे आंगन में बेफिक्र घूमते हुए राहुल की कल्पना हुई। चिंता एक चाकू की तरह उसकी छाती पर रखी थी। जब वो मोहल्ले के नुक्कड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक काली चमकदार कार गेट के पास खड़ी है। 3 लोग जो सलीके से कपड़े पहने थे कुछ पड़ोस की औरतों से बात कर रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे और कुछ लिख रहे थे। शांति जी ने राजेश को देखते ही दौड़कर उसके पास आकर धीरे से कहा, वे कह रहे हैं कि एक मशहूर लापता लड़की के यहाँ होने की खबर है। मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सावधान रहना। राजेश ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और आंगन में कदम रखा। प्रिया कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने राहुल को कसकर अपनी गोद में पकड़ रखा था। दरवाजा थोड़ा खुला था, दरार से उसने सब कुछ सुन लिया था। राजेश ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वे बाहर हैं, तैयार हो जाओ। उसकी आवाज में हड़बड़ी थी। प्रिया कांपते हुए बोली, कहाँ जाएं? मुझे और कहाँ जाना है? राजेश ने अपने जाने पहचाने कमरे को देखा और फिर टूटी फूटी लकड़ी की अलमारी को। उसने फैसला किया, पीछे शीशम के बाग की तरफ से निकलो, वहां थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रहोगी, मैं बाहर संभालता हूं। प्रिया ने पेट पकड़कर उठने की कोशिश की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राहुल ने चिंता से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया आंटी, डरो मत, पापा यहाँ हैं। बच्चे के मासूम शब्दों ने राजेश के दिल में सुई की तरह चुभन पैदा कर दी। उसने सिर हिलाया और उन दोनों के लिए पिछला दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। माफ कीजिए, अंदर कोई है? हम रिपोर्टर हैं।
कुछ जानकारी चाहिए थी। राजेश बाहर निकला। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से वो तनाव में था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और खुद को आड़ में कर लिया। यहां प्रिया नाम की कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ रहता हूं। आप गलत जगह आ गए हैं। एक रिपोर्टर ने अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाई और जोर देकर पूछा, क्या आप वाकई यकीन से कह सकते हैं कि आपने इस इंसान को कभी नहीं देखा? ये एक मशहूर बिजनेस वुमन है जो 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। राजेश ने एक नजर डाली। ये वाकई प्रिया की तस्वीर थी, एक शानदार सूट में। उसकी मुस्कान चमकदार लेकिन अपरिचित थी। उसने कठोर आवाज में कहा, कभी नहीं देखा। मुझे किसी मशहूर इंसान से कोई मतलब नहीं है। अब कृपया आप लोग जाइए, मुझे काम पर जाना है। रिपोर्टर टीम ने शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। एक आदमी पीछे हटकर कुछ फुसफुसाया और फिर सिर हिलाया। जाने से पहले वे किराए के क्वार्टरों के आसपास की कुछ तस्वीरें लेना नहीं भूले। राजेश को उनकी जासूसी भरी नजरें महसूस हुईं। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। जब कार दूर चली गई तब उसने दरवाजा बंद किया और शीशम के बाग में राहत की सांस ली। प्रिया राहुल को गोद में लिए जमीन पर बैठी थी। उसके आंसू बह रहे थे। जब राजेश वहां पहुंचा तो वो रो पड़ी। मेरी गलती है, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपको और राहुल को खतरे में डाल दिया। राजेश ने झुककर उसके कंधे पकड़े। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ हो तो तुम घर की सदस्य हो। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता अगर तुम नहीं चाहती। मैं संभाल लूंगा। उसके शब्द दृढ़ थे, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो जानता था कि वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उस शाम मूसलाधार बारिश हुई। प्रिया को तेज बुखार हो गया, शायद डर और भाग में भीगने की वजह से। राजेश घबरा गया। उसने गर्म पानी किया, उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए तौलिया लिया। राहुल पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, क्या प्रिया आंटी भी मां की तरह मर जाएंगी? इस सवाल ने राजेश का गला भर दिया। उसने अपने बेटे के कंधे भींचे। नहीं, प्रिया आंटी ठीक हो जाएंगी, पापा वादा करते हैं। प्रिया ने आंखें खोलीं और ये सब सुना। उसका दिल कस गया। उसे नहीं पता था कि एक बच्चा अपने अंदर इतना बड़ा खोने का डर लिए हुए है। रात हो गई, बारिश नहीं रुकी। राजेश पूरी रात उसके पास बैठा रहा, तौलिया बदलता रहा और उसकी नींद का ख्याल रखता रहा। बेहोशी में उसने राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे से बोली, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश ने चुपचाप अपना हाथ उसके हाथ में रहने दिया। उसकी आंखें बाहर सफेद बारिश को देख रही थीं। वो जानता था कि तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में भी उफान पर है। अगली सुबह जब प्रिया जागी तो उसने देखा कि राजेश और राहुल बिस्तर के किनारे सो गए हैं। उसका हाथ अभी भी प्रिया के हाथ ने कसकर पकड़ा हुआ था। उस पल में उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इन सभी खतरों के बीच एक ही शांत जगह है, जहां राजेश और उसका बेटा है। लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि ये नाजुक शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और भी बड़े तूफान निश्चित रूप से आगे इंतजार कर रहे थे। बुखार के कुछ दिनों बाद प्रिया धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, असली तूफान उसके परिवार की ओर से आया। एक सुबह जब राजेश बरामदे में एक ग्राहक की बाइक ठीक कर रहा था, एक आलीशान कार अचानक किराए के घर के सामने आकर रुकी। कार से एक बड़ी उम्र की महिला उतरी, जिनकी कमर सीधी थी। उन्होंने गहरे रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखें तेज थीं। प्रिया ने उन्हें देखते ही जैसे जम गईं। वो उसकी सगी मां थीं। तो तुम सच में यहीं हो? महिला की आवाज ठंडी थी, ऊंची नहीं लेकिन अधिकारपूर्ण थी। पिछले कुछ हफ्तों से पूरा परिवार परेशान है। मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। इस तरह भागकर क्या तुमने अपने माता पिता के बारे में सोचा? प्रिया का शरीर अकड़ गया। उसके हाथ कसकर बन गए। मां, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मैं झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मां ने राजेश की ओर एक नजर डाली। उनकी आंखों में जांच पड़ताल थी। फिर वो मुड़ी। तुम गर्भवती हो। क्या तुम्हें लगता है कि छिपने से ये छिप जाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता पूरे व्यापार जगत के सामने शर्मिंदा हों? इस बच्चे को एक सही नाम के साथ पैदा होना चाहिए। क्या तुम इस टूटे फूटे घर में एक अजनबी आदमी के साथ रहकर सिंघानिया परिवार का मजाक उड़वाना चाहती हो? राजेश ने रिंच नीचे रखा, हाथ पोंछे और खड़ा हो गया। आंटी जी, प्रिया यहां अपनी मर्जी से है। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया है। मैं बस उसे अस्थायी रूप से रहने की जगह दे रहा हूं। कृपया गलत मत समझिए। मां ने मुंह फेर लिया। तुम कौन होते हो हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाले? एक गरीब मैकेनिक हो, अपनी हद में रहो। उन्होंने प्रिया की ओर मुड़कर कहा,
तुम्हारे पिता बहुत गुस्से में हैं। अगर तुम वापस नहीं आई तो परिणाम बुरे होंगे। प्रिया रो पड़ी और अपनी माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी से माँ बनना चाहती हूँ। मुझे उस नरक में वापस मत भेजिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ एक पल के लिए रुकी। उनकी आंखें थोड़ी नरम हुई, लेकिन फिर से कठोर हो गई। तुम अभी बहुत नादान हो। क्या तुम्हें लगता है कि आज़ादी ही खुशी है? परिवार के बिना, रुतबे के बिना तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर पाओगी। बच्चे की तो बात ही छोड़ो। वो कार की ओर मुड़ी, एक भारी वाक्य छोड़कर। अच्छी तरह सोच लो, सिंघानिया परिवार का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। आलीशान कार तेजी से चली गई, पीछे धूल और एक भारी खामोशी छोड़ गई। प्रिया गिर पड़ी, उसके आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। राजेश पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो हो? प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। आपने देखा, मैं कभी नहीं बच सकती। मैं कहीं भी भाग जाऊं, वे मुझे ढूंढ लेंगे। मैं बहुत थक गई हूं। राजेश ने उसे देखा। उसके मन में उथल पुथल थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर एक लंबी सांस लेकर उसे खड़ा किया। तुम्हारे पास राहुल है और मैं भी। कोई तुमसे तुम्हारी पसंद नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद हार ना मान लो। इसके बाद के दिनों में छोटा सा मोहल्ला चर्चाओं से गूंज उठा। लोग उस आलीशान कार, उस अमीर महिला के बारे में बातें कर रहे थे जो अपनी बेटी को ढूंढने आई थी। पड़ोसियों में फुसफुसाहट होने लगी, वो जरूर किसी अमीर घर की भागी हुई लड़की है। कहीं पूरे मोहल्ले के लिए मुसीबत ना ले आए। इन बातों ने राजेश को कई रातों तक जगाए रखा। वो जानता था कि पड़ोसी गलत नहीं है। प्रिया जितना ज्यादा यहां रहेगी, खतरा उतना ही करीब आएगा। एक शाम जब राहुल सो गया था, राजेश प्रिया के साथ बरामदे में बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने क्या सोचा है? अगर तुम यहीं रहती हो तो तुम्हें हर चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वे सिर्फ एक बार नहीं आएंगे। प्रिया ने पेट को सहलाया। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे शून्य से शुरुआत करनी पड़े, भले ही सब कुछ खो जाए। मैं अपने बच्चे को रखना चाहती हूं और खुद के साथ सच्ची जिंदगी जीना चाहती हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, कांपती हुई लेकिन क्वेट लिए। राजेश चुपचाप देखता रहा। उसके मन में एक सम्मान का भाव जागा। उसने उसमें सिर्फ एक कमजोर महिला नहीं देखी, बल्कि एक मां को देखा जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। इस मजबूती ने उसे पहले से कहीं ज्यादा उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उसी पल राजेश का फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। ये मत सोचो कि तुम हमेशा के लिए छिपा सकते हो। वो औरत हमारी है, दूर रहो अगर मुसीबत नहीं चाहते। राजेश ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। वो जानता था कि असली तूफान अब शुरू हो गया है और इस बार बचना आसान नहीं होगा। रात की बारिश टिन की छत पर जोर जोर से बज रही थी। पानी की हर बूंद राजेश की छाती में धड़कते दिल की तरह धड़क रही थी। वो अंधेरे में बैठा था। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं, जिस पर अभी भी वो गुमनाम संदेश चमक रहा था। ये मत सोचो कि तुम हमेशा के लिए छिपा सकते हो। वो औरत हमारी है। दूर रहो अगर मुसीबत नहीं चाहते। हर शब्द एक चाकू की तरह उसके विचारों को काट रहा था। उसने संदेश मिटा दिया, लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मची रही। कमरे में प्रिया लगातार करवटें बदल रही थी। उसकी आहें राहुल की हल्की खर्राटों के साथ मिल रही थीं। राजेश अंदर गया, देखा कि वो बिस्तर के सिरहाने पर बैठी है, आंखें खुली हैं। वे खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। आखिर में प्रिया ने धीरे से पूछा, कोई बात है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, है ना? राजेश झिझका, फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कल राहुल को स्कूल भी ले जाना है। प्रिया जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। जब से वे साथ थीं, उसने महसूस किया था कि राजेश कम बोलता है, लेकिन उसकी आंखें कभी सच नहीं छिपा पाती। उसने जोर नहीं दिया, बस एक उदास मुस्कान के साथ बोली, राजेश जी, मुझे पता है कि मेरे आने से बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं अभी चली जाऊंगी। मैं आपको और राहुल को इसमें नहीं घसीटना चाहती। राजेश एक पल के लिए चुप रहा, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैंने एक इंसान को खोया है। मैं जानता हूं कि पीछे छूट जाना कैसा होता है। राहुल भी जानता है। अब मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी को दोबारा जाना पड़े। यहीं रहो, चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। प्रिया रो पड़ी।
अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसके गर्म आंसू राजेश के हाथ पर गिरे। उस पल में उसने महसूस किया कि उसका दिल पिघल गया है और ये भी साफ हो गया कि वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ सहारे से ज्यादा जुड़ गए हैं। अगले दिन राजेश राहुल को स्कूल छोड़कर अपनी वर्कशॉप पर गया। उसने अभी मशीन पर हाथ रखा ही था कि देखा 2 लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। एक युवा रिपोर्टर जिसके हाथ में कैमरा था और एक अजीब दबंग दिखने वाला आदमी। आप राजेश हैं, है ना? रिपोर्टर ने पूछा। उसकी आवाज विनम्र लेकिन तेज थी। हमें खबर मिली है कि मिस प्रिया सिंघानिया यहां रह रही हैं। क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? राजेश ने भौहें से कोड़ी। मैंने पहले ही कहा है, मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ रहता हूं। आप लोग गलत जगह आ गए हैं। दबंग आदमी बीच में बोला। उसकी आवाज में अहंकार था। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा के लिए छिपा सकते हो? तुम बस एक मैकेनिक हो। क्या तुम इस मामले में घसीटे जाने का बोझ उठा पाओगे? प्रिया जैसी इंसान को अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। तुम्हारा उसे रखना पूरे खानदान के खिलाफ जाने जैसा है। राजेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। उसका यहां रहना उसका फैसला है। किसी को उस पर कुछ भी थोपने का अधिकार नहीं है। रिपोर्टर ने चुपके से तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा उठाया। राजेश ने आगे बढ़कर कैमरा छीन लिया और कठोर आवाज में कहा, उल्टी सीधी तस्वीरें मत खींचो, ये मेरी जगह है। तनाव के कारण वर्कशॉप के दूसरे कारीगरों ने भी काम रोक दिया और बाहर देखने लगे। दबंग आदमी ने जमीन पर थूकते हुए कहा, तुम पछताओगे। फिर दोनों चले गए, पीछे एक भारी माहौल छोड़ गए। उस शाम प्रिया को एक अनजान नंबर से फोन आया। उसके पिता की आवाज आई, सख्त लेकिन थकी हुई, तुम इस परिवार को और कितना शर्मिंदा करोगी? वापस आ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बच्चे को रख सकते हैं। लेकिन उसे मल्होत्रा का नाम लेना होगा। ये आखिरी मौका है। प्रिया का गला भर गया, आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती। मैं सच्ची जिंदगी जीना चाहती हूं। और फोन काट दिया। वो जमीन पर बैठकर अपना पेट पकड़ लिया। राजेश अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा देखकर उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हुआ है। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आवाज खुरदरी थी। राजेश जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। राजेश ने उसके कंधे पकड़े। उसकी आंखें दृढ़ थी। अब तुम अकेली नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। मैं यहीं हूं, मुझ पर विश्वास करो। अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। पड़ोसियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ ताने मार रहे थे। राहुल को स्कूल में भी दोस्त चिढ़ाने लगे, तुम्हारी माँ एक मशहूर भागी हुई औरत है। वो रोता हुआ घर आया और प्रिया से लिपट गया। मैं नहीं चाहता कि प्रिया माँ कहीं जाएं। प्रिया माँ शब्द सुनकर प्रिया रो पड़ी। राजेश ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि भले ही ये आधिकारिक ना हो, लेकिन उनके बीच का रिश्ता एक ऐसा धागा बन गया था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उस रात अचानक 2 पुलिस वाले किराए के क्वार्टर में आ गए। उन्होंने राजेश का दरवाजा खटखटाया और गंभीर आवाज में कहा, आपके खिलाफ किसी को अवैध रूप से रखने की शिकायत है। हमें मिस प्रिया से मिलना है। प्रिया घबरा गई, लेकिन राजेश शांत रहा। वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से यहाँ है। अगर आपको जरूरत है तो उसे खुद बताने दीजिए। प्रिया बाहर आई, कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। किसी ने मुझे बंदी नहीं बनाया है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा, कुछ लिखा और फिर सिर हिलाया। हम बस प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। अगर कोई और समस्या होती है तो हम वापस आएंगे। वे चले गए। पीछे पूरे कमरे में खामोशी छोड़ गए। प्रिया सोफे पर गिर पड़ी, चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। राजेश ने उसे गले लगाया। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। देखा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब तुम्हें अकेले सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, ये तुम्हारा घर है। बाहर बारिश अभी भी मूसलाधार थी, लेकिन उस आलिंगन में प्रिया ने कई महीनों की बेचैनी के बाद पहली बार अपने दिल में सच्ची शांति महसूस की। वो जानती थी कि तूफान अभी थमा नहीं है, लेकिन कम से कम अब उसके पास हाथ पकड़कर साथ चलने वाला कोई था। गर्मी की पहली धूप छोटी सी खिड़की से तिरछी होकर प्रिया के रो रोकर सूजे हुए चेहरे पर पड़ रही थी। एक लंबी रात बीत चुकी थी। उसका दिल जैसे घिस गया था। वो रहने और वापस जाने के बीच की सीमा पर पहुंच चुकी थी।
पिता का दबाव, परिवार का दबाव, समाज का दबाव और पड़ोसियों की जिज्ञासु निगाहें उसे घुटन महसूस करा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि राहुल अभी भी उसके बगल में चैन से सो रहा है, उसका हाथ उसकी साड़ी के पल्लों को कसकर पकड़े हुए है, तो प्रिया का दिल फिर से पिघल गया। पेट में पल रहा बच्चा धीरे से हिला, उसे याद दिलाया कि चाहे कोई भी फैसला हो, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। राजेश अंदर आया और उसके सामने अदरक की गर्म चाय का कप रखा। उसने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। मैं तुम्हारी जगह फैसला नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें साफ होना होगा। यहाँ रहने का मतलब है सभी तूफानों का सामना करना, और वापस जाने का मतलब है कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा सम्मान होगा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दुखी रहो। प्रिया ने भीगी मुस्कान के साथ कहा। आंसू फिर से बहने लगे। कैसी खुशी जब मुझे दूसरों के बनाए नियमों के अनुसार जीना पड़े। आप नहीं समझेंगे राजेश जी, मैं एक दायरे में पली बढ़ी हूँ। हर कदम परिवार के फायदे के लिए तय किया गया था। मैं सोचती थी कि मैं मजबूत हूँ, पूरे ग्रुप को चला सकती हूँ, मीडिया के सामने बिना डरे खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन आखिर में मैं बस एक मोहरा थी। जिंदगी में पहली बार मैं सच में जीना चाहती हूँ, अपना रास्ता खुद चुनना चाहती हूँ। राजेश ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई और फिर बिना पिए ही बुझा दी। मुझे बस डर है कि तुम पछताओगी। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। एक वक्त का खाना, एक टिन की छत, हर दिन मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मुझे डर है कि तुम ये कमी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या आप जानते हैं कि यही बात मुझे शांति देती है? पहली बार जब मैंने आप दोनों के साथ दाल चावल खाया, राहुल की हंसी सुनी, तो मुझे लगा कि मैं सच में जी रही हूं। मुझे किसी बंगले या महंगी कार की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये एहसास चाहिए। दरवाजा अचानक खुला। राहुल अंदर भागा। हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग थी। पापा, प्रिया आंटी, देखो मैंने हमारे परिवार की ड्राइंग बनाई है। इसमें पापा है, मैं हूं, प्रिया आंटी है और छोटा बेबी भी है। बच्चे की मासूम ड्राइंग ने दोनों बड़ों को खामोश कर दिया। प्रिया ने राहुल को गले लगा लिया और रो पड़ी। राजेश ये दृश्य देखकर उसका दिल कस गया, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी जगी। अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक शाम जब राजेश देर से लौटा तो उसने देखा कि कुछ पड़ोसी किराए के घर के सामने जमा है। उसे देखकर वे फुसफुसाते हुए चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। शांति जी ने उसे कोने में खींचा। राजेश, मैं तुम्हें अपना मानती हूं, इसीलिए सच कह रही हूं। उस लड़की को तुम नहीं रख पाओगे। उसका परिवार बहुत शक्तिशाली है। वे चुप नहीं बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारा बेटा भी मुसीबत में पड़ जाओ। राजेश ने बस सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वो घर में घुसा तो देखा कि प्रिया एक डायरी में कुछ लिख रही है। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैंने अपना इस्तीफा लिख दिया है। कल मैं इसे ग्रुप को भेज दूंगी। मैं और किसी बंधन में नहीं रहना चाहती। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया है। राजेश चौंक गया। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? ऐसा फैसला आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने पिछले कई दिनों से यही सोचा है। मैं एक ही समय में शांति से भी जीना चाहूं और सत्ता भी अपने पास रखूं। ये नहीं हो सकता। मुझे चुनना होगा, और मैंने मां बनना चुना है। ये जिंदगी चुनी है। अगले दिन प्रिया ने आधिकारिक तौर पर एक हाथ से लिखे पत्र के साथ अपना इस्तीफा भेज दिया। मीडिया में तुरंत हलचल मच गई। सभी वेबसाइटों पर एक साथ खबर आई कि युवा सीईओ ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। सिंघानिया ग्रुप में उथल पुथल मच गई। उसके गायब होने की कहानी फिर से भड़क उठी, इस बार और भी ज्यादा तीखी अफवाहों के साथ। राजेश का फोन लगातार बज रहा था। प्रिया के पिता ने उसे फोन किया। उनकी आवाज में गुस्सा था। तुम्हें क्या लगता है उसकी रक्षा करके तुम हीरो बन जाओगे? तुम बस एक नीच इंसान हो। उसके लायक नहीं हो। सपने देखना छोड़ दो। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा पूरा मोहल्ला, तुम्हारा काम, कुछ भी शांत नहीं रहेगा। राजेश ने फोन कसकर पकड़ा और एक एक शब्द जोर देकर कहा, आपकी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चलाए। उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। फिर उसने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि उस पल से वो आधिकारिक तौर पर एक बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा हो गया है। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखें डरी हुई भी थीं और आभारी भी। आपको मेरी जगह ये सब सहने की जरूरत नहीं है, राजेश ने बीच में ही कहा। ये सहना नहीं है, ये मेरा चुनाव है। मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने का चुनाव किया है। दिन तनाव में बीत रहे थे। पुलिस फिर से जांच के लिए आई। मीडिया अभी भी मोहल्ले का चक्कर काट रहा था।
लेकिन अजीब तरह से प्रिया अब पहले की तरह नहीं कांप रही थी। वो ज्यादा शांत हो गई थी, ज्यादा समय डायरी लिखने, राहुल से बात करने में बिता रही थी और शाम को उसके साथ शीशम के बाग में टहलने भी जाने लगी थी। एक शाम वो राजेश के सामने बैठी। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। अगर किसी दिन मुझे जाना पड़ा तो क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? राहुल को एक आजाद इंसान की तरह बड़ा करना, जिसे किसी के द्वारा मजबूर ना किया जाए। मुझे बस ये जानना है कि कम से कम कहीं तो एक बच्चा सच्चे प्यार से बड़ा हो रहा है। राजेश ने उसे देखा। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात बहुत तेज हवा चली, जैसे कोई असली तूफान आने का संकेत हो। प्रिया लेटी हुई टिन की छत के कांपने की आवाज सुन रही थी। उसका दिल विरोधाभासों से भरा था, लेकिन कई महीनों में पहली बार उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, चाहे आगे खाई हो या रोशनी। बाहर राजेश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें घने अंधेरे की ओर थीं। वो जानता था कि प्रिया के चुनाव का मतलब उन तीनों के लिए कठिन परीक्षा है, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो ये भी समझ गया था कि अब से वे अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक परिवार हैं जो एक साझा चुनाव से बंधा है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कई लंबी तूफानी रातों के बाद आज सुबह आसमान अजीब तरह से साफ था। पहली धूप शीशम के पेड़ों से छनकर उस नम किराए के क्वार्टर पर पड़ रही थी, जो अचानक गर्म और अलग लग रहा था। प्रिया छोटे से शीशे के सामने खड़ी थी। उसने एक सादे सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे राजेश ने बाजार में एक परिचित से जल्दी सिलवाया था। वो थोड़ी दुबली हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखों में पानी की एक परत थी। उसने धीरे से अपने पेट को सहलाया और मुस्कुराई। बच्चे ने धीरे से करवट ली, जैसे वो भी इस खामोश खुशी को साझा कर रहा हो। बाहर आंगन में पड़ोसी टेंट लगा रहे थे, नारियल के पत्तों और गुब्बारों से सजावट कर रहे थे। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरा मोहल्ला मदद के लिए आगे आ गया था। शांति जी ने हरी मूंग की खीर का एक बड़ा बर्तन लाए। पड़ोस के शर्मा जी अपना पुराना स्पीकर ले आए और बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए घूम रहे थे। प्रिया के बारे में अफवाहें, जो पहले घबराहट पैदा कर रही थीं, अब एक खूबसूरत कहानी में बदल गई थीं, जिसे पूरा मोहल्ला सच होते देखना चाहता था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, राजकुमारी ने प्यार के लिए घर छोड़ दिया, उसने अमीरी छोड़कर सादगी से जीने का फैसला किया, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। राजेश ने एक सफेद शर्ट पहनी थी, उसके बाल सलीके से बने थे, उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में घबराहट थी। उसे इस तरह के शोर शराबे की आदत नहीं थी। कई साल खामोशी से जीने के बाद आज अचानक वो खुद को एक बड़े आयोजन का मुख्य पात्र महसूस कर रहा था। राहुल लाल रंग का कुर्ता पहने दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में मुस्कान थी। पापा, आज मैं दूल्हे का दोस्त हूं। राजेश हंसा और अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। सहबाला मेरे बच्चे, सहबाला। संगीत बजने लगा। मेहमान इकट्ठा हो गए। कोई शानदार बैंक्वेट हॉल नहीं था, बस जमीन पर तिरपाल बिछा था, प्लास्टिक की कुर्सियां थीं, लेकिन लोगों के दिलों में खुशी थी। जब प्रिया बाहर आई तो पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करने लगा। गर्भवती दुल्हन, उसका सौम्य रूप और मुस्कान में चमकता चेहरा। राजेश आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दृढ़ थे। दोनों की आंखें मिली। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, सब कुछ साफ था। उन्होंने तूफानों के बावजूद साथ चलने का फैसला किया था। शादी का समारोह सादा था, कोई विदेशी शराब नहीं, बस गरम चाय और कुछ देहाती पकवान थे, लेकिन शुभकामनाएं जोर जोर से गूंज रही थीं। हंसी की आवाजें थीं और कोई भावुक होकर फुसफुसा रहा था, ये शादी किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये असली है। बीच समारोह में एक आलीशान कार अचानक गली के सामने आकर रुकी। माहौल थोड़ा शांत हो गया। कार से प्रिया की मां उतरी। सब लोग कानाफूसी करने लगे। प्रिया चौंक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उस महिला में पिछली बार जैसी ठंडक नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी बेटी को सफेद साड़ी में देखा, उनकी आंखें भर आईं। प्रिया, उन्होंने धीरे से पुकारा। पूरा आंगन खामोश हो गया। प्रिया कांपते हुए बोली, माँ। माँ ने एक लंबी सांस ली। मैं सोचती थी कि तुम बस एक नासमझ बच्ची हो, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम सच में जानती हो कि तुम क्या चाहती हो। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। खुश रहो, यही हर माता पिता की इच्छा होती है। प्रिया के आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और सिसकने लगी।
शुक्रिया माँ, मुझे खुद बनने का मौका देने के लिए शुक्रिया। राजेश पास खड़ा था। उसकी आंखें भी नम थी। पहली बार उसने उसके परिवार की ओर से स्वीकृति देखी थी, भले ही ये आधा कदम ही क्यों ना हो। शादी का समारोह जारी रहा। ढोल और संगीत की आवाजें गूंजने लगीं। राहुल चारों ओर घूमकर सबसे कह रहा था, प्रिया माँ अब मेरी असली माँ है। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। कुछ महीने बाद प्रिया ने एक प्रांतीय अस्पताल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। राजेश ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसका दिल अवर्णनीय भावनाओं से भर गया। राहुल पास खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। ये मेरी बहन है। पापा, मैं उसकी रक्षा करूंगा जैसे आप मेरी और प्रिया माँ की करते हैं। राजेश हंसा और दोनों को गले लगा लिया। प्रिया ये दृश्य देखकर खुशी से भर गई। भले ही बाहर अभी भी अफवाहें थीं, अभी भी अज्ञात चुनौतियां थीं। उन्होंने हाईवे के किनारे एक छोटा सा गैराज और कैफे खोलने का फैसला किया। राजेश गैराज का काम देखता, प्रिया कैफे संभालती। राहुल एक कोने में बैठकर अपना होमवर्क करता और छोटी बच्ची एक लकड़ी के पालने में सोती। वो जगह धीरे धीरे आसपास के लोगों के लिए एक पसंदीदा पड़ाव बन गई। लोग उसे एक साधारण नाम से बुलाते थे, भोर कैफे। एक दिन प्रिया अपनी डायरी लिख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन फिर मुझे अपना असली परिवार मिला। खुशी प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि सादे भोजन में, बच्चों की हंसी में और साथ में एक गरम हाथ में है। उसने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा, जहां राजेश एक कार के नीचे झुका हुआ था। धूप उसके कंधों पर पड़ रही थी। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। आगे का रास्ता शायद ऊबड़ खाबड़ हो, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहेंगे, वे हर सुबह रात के बाद उगने वाले सूरज की तरह मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। उन 3 लोगों के लिए सचमुच सुबह हो चुकी थी, जो कभी खोए हुए लग रहे थे। और अब से उनकी कहानी सिर्फ भागने के दर्द की नहीं, बल्कि सच में जीने, सच में प्यार करने और अपनी जिंदगी का असली घर खोजने की यात्रा थी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या कहीं और से, और नीचे कमेंट करें। आपका हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमें बताना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर उसे सुन सकें।